तो कितने यूनिट हम लोग पास हैं? यूनिट कितनी है बेटा? 10। और कितनी हम लोग पढ़ चुके हैं? 7 हम लोग पढ़ चुके हैं। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी, है ना? और इसमें हमारे पास कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर हमारे पास हैं। अगली बार 4 हो जाएंगे। एनवायरमेंटल इशू भी ऐड हो गया है ना? पता नहीं तुम लोगों को? हाँ तो पढ़ लो बेटा, जल्दी निकल लो। सिलेबस में बहुत चेंज आ रहा है ना? 2 चैप्टर तो ऐड ही कर दिया, फिर कुछ एडवांस लेवल भी लेके आ रहे हैं इस बार, 9 से लेकर 12 तक ये लोग। तो एडवांस में क्या करें? जैसे 9th का बच्चा है, पता है तुम लोग? नहीं पता है इस बारे में? नहीं पता है? तो जैसे 9th में जो एग्जाम होगा उसमें 75 क्वेश्चन का जो 9th का सिलेबस वो आएगा, और फिर 25 नंबर का एक अलग पेपर होगा एडवांस लेवल। तो एडवांस में जो नहीं पढ़ाएंगे वो पूछेंगे, मतलब 10th का, 11th का, 12th का पूछेंगे। तो सोचो कि 12th में जब बच्चा होगा तो उससे क्या पूछेंगे एडवांस लेवल में। तो रिलीज हो चुका है ये सब, पीडीएफ तुम लोग शेयर भी करेंगे 9th की, देखना उसमें एडवांस लेवल। और मतलब 9th में ऐसी ऐसी बातें उसमें, मतलब सेल चैप्टर में ऐसा ऐसा दिया जो तुम्हारे मतलब नीट में नहीं है, उससे हाई लेवल दिया हुआ है। तो आने वाले समय, चूंकि वो कोविड की वजह से जो सिलेबस रिड्यूस किया था ना 30%, उसी की भरपाई अब कर रहे हैं ना। तो तुम लोग तो मौज काटे होगे तो बेचारे आने वाले जो है ना। चलो, पहला सवाल है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई। पढ़ के आते हो कि नहीं आता तुम लोग पढ़ के? हाँ नहीं कुछ बताओगे? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसके लेवल पे होता है? कंज्यूमर के लेवल पे। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर के लेवल पे होता है। तो सेकेंडरी अगर कह रहा है तो फिर क्या हो जाएगा? कंज्यूमर। और ऐसे ही बताया था कि पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर प्रोड्यूसर। कोई तुम लोगों में लग रहा इच्छा बची नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब। डिकम्पोजिशन में कितने स्टेप हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। चलो, तो कैटाबोलिज्म में करें लास्ट स्टेप इन डिकम्पोजिशन। गलत बात। कौन सा लास्ट स्टेप? मिनरलाइजेशन। दूसरा पढ़ो, leaching water soluble inorganic nutrient rise to the top layer of soil। क्या गलत है? गो डाउन। टॉप पे नहीं आता है, डाउन चला जाता है ना? लोअर होराइजन में चला जाता है। तो लीचिंग ये गलत हो गया। टॉप पे तो उसे क्या कहते हैं? टॉप पे अगर आ गया तो उसे क्या कहते हैं? एक टॉपिक हुआ करता था वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। तो सॉइल सैलिनिटी में ऐसा होता है वाटर लॉगिंग की वजह से। चलो छोड़ो तुम लोग। फ्रेगमेंटेशन carried out by organisms such as earthworm, humification lead to the accumulation of a dark color substance humus। सही बात है इतनी? which undergo microbial action at a very fast rate। यहाँ क्या होगा? स्लो। तो सही कौन सा हो गया? तीसरा। which of the following is a primary consumer in maize field ecosystem। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हर्बीओर, वही तो हुआ। तो बताओ कौन सा? ग्रास हॉपर। अब इसमें भी गलत कर क्या होगा? मतलब ये फाइटोप्लैंक्टन कहाँ पर है? एक्वेटिक इकोसिस्टम में। और ये उल्फ और लायन कहाँ है? जंगल में। अब इसमें भी मान लो लाइन लगा के आगे when men eat fish which feed on zooplankton which have eaten a small plant, the producer in this food chain is। हाँ, क्या बात कर रहे हो? फाइटोप्लैंक्टन कहाँ इसमें लिखा हुआ? स्मॉल प्लांट है ना इसमें। इसे फाइटोप्लैंक्टन किसको दिखाई दे रहे हैं? यही तो 4 लोग हैं इसमें। कौन कंज्यूमर इसमें? कंज्यूमर तो तीनों हो जाएंगे ना, यही प्रोड्यूसर हो जाएगा। इफ 20 जूल इज एनर्जी is trapped at the producer level, then how much energy will be available to peacock as food in the following chain। प्रोड्यूसर कौन है इसमें?
प्लांट, और प्लांट पे कितनी एनर्जी है? 20। तो अगले लेवल पे कितनी जाएगी? 10%, मतलब 2 जूल। फिर 0.2, फिर 0.02। तो पिकॉक में हो गई 0.02, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टर्म्ड एज। हाँ हाँ, प्राइमरी में कौन? अरे प्राइमरी में कौन सी है? जीपीपी, ग्रॉस हो जाएगा ना ये। तो दिस इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आपसे कह रहा है कि जो प्रोडक्शन ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और फिर प्लांट अपने लिए कुछ यूज कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? आर। और जो बाकी बचता हुआ एनपीपी। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल, दिस इज स्ट्रेटिफिकेशन। तो स्ट्रेटिफिकेशन मैंने ऐसे बताया था, बेसिक कंपोनेंट कितने हैं? दो। कौन सा? बायोटिक, एबायोटिक। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दो। कौन से? स्ट्रेटिफिकेशन एंड स्पीसीज कंपोजिशन। और फंक्शनल कंपोनेंट 4। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग सिलेबस में बस नहीं है। तो दिस इज स्ट्रेटिफिकेशन। सबसे बढ़िया स्ट्रेटिफिकेशन कहाँ दिखाई देता है? डेंस फॉरेस्ट। और सबसे डेंस है कौन? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे बढ़िया स्ट्रेटिफिकेशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम, दिस इज स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टैंडिंग क्रॉप को किस में मेजर करते हैं? नंबर में कि मास में? हाँ, दोनों में। और मास में ड्राई वेट या फ्रेश वेट? दोनों। बढ़िया कौन है? ड्राई वेट बढ़िया है। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी को नापने में सबसे बढ़िया तरीका नंबर का तरीका सबसे अच्छा, लेकिन हमेशा अच्छा और भी तरीके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉप लैंड इकोसिस्टम? खेत की बात कर रहा है। एब्सेंस ऑफ बीड, गलत बात है। खरपतवार तो होगा ही ना। इकोलॉजिकल सक्सेशन, पता नहीं, आपको छोड़ दो। एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, गलत बात, तो होंगे ही ना। लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये तो सही बात है ना। भाई जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ही कम है। जेनेटिक डाइवर्सिटी किस लेवल की होती है? हाँ, जीन लेवल। मतलब एक ही जाति के अंदर जो डाइवर्सिटी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे आपने पढ़ा किसमें? मैंगो। तो मैंगो में कितनी वैरायटी है? 1000। और जो अलग अलग वैरायटी, क्या उनमें अंतर है? स्वाद, सुगंध, कलर में। यस, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो अब अगर धान का कोई खेत लगा है, तो वहां पर डाइवर्सिटी बहुत कम है कि बहुत ज्यादा है? बहुत कम है। एक ही जाति हमने लगाई, तो लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये डेविड टिलमैन के नियम का अपोज करता है। डेविड टिलमैन ने कहा कि जहां पर ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, वहां पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। लेकिन क्रॉपलैंड इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी बहुत कम है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो ये डेविड टिलमैन के नियम का विरोध करता है। यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब ये नहीं पता आपको, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप कर लोगे एग्जाम में। द टर्म इकोसिस्टम वॉज गिवन बाई, हाँ, एजी टेंसले। याद ही करना पड़ेगा आपको, और कोई रास्ता है नहीं। प्रेजेंस ऑफ प्लांट अरेंज्ड इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर, स्ट्रेटिफिकेशन। और स्ट्रेटिफिकेशन में 3 लेयर आपने याद किए। टॉप लेयर ट्रीज, मिडिल लेयर श्रब एंड बॉटम लेयर हर्ब एंड ग्रासेस। अच्छा, पूछा कैन बी बेस्ट सीन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फिनोमिना स्ट्रेटिफिकेशन है, सबसे बढ़िया नजर आएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। और कहां पर एब्सेंट होगा? डेजर्ट में। भाई रेगिस्तान की अगर आप बात करो, तो रेगिस्तान में जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो नहीं होगा, क्योंकि रेगिस्तान में जो प्लांट है बहुत कम है। भाई दूर दूर तक घास ही तो, केवल रेत ही तो है। What type of ecological pyramid would be obtained with the following data? पहले क्या इन्वर्टेड कैसे आ गया? प्राइमरी प्रोड्यूसर कितना है? 10 क्या? ग्राम। तो अगर ये ग्राम में दिया हुआ है, मतलब ये किसका पिरामिड है? और प्रोड्यूसर हमेशा कहां पर होते हैं? हाँ, बेस पर नीचे होते हैं हमेशा।
कहाँ होते हैं? बेस पर। तो ये बेस मैंने बार बना दी एक, है ना, ये 10 ग्राम के लिए। उसके पास प्राइमरी कंज्यूमर कितने? 60। तो बार इससे छोटी की बड़ी? बड़ी बनेगी बार इससे थोड़ी सी, है ना, तो थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर उससे भी ज्यादा है, मतलब उससे बड़ी बार हो गई। तो कैसा पिरामिड आया? इन्वर्टेड। किसका? बायोमास का। तो दिस इज इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। ग्रोइंग पॉपुलेशन है तो प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिव की तुलना में ज्यादा होगी। बताओ कौन सा? पहला ही हो जाएगा। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मोर देन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। और अगर स्टेबल है तो बराबर होंगे, और डिक्लाइनिंग है तो प्री रिप्रोडक्टिव कम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड? दो पिरामिड इन्वर्टेड बताए हैं आपको केवल, एक नंबर का और एक बायोमास का। नंबर का कहा? ट्री डोमिनेटेड इकोसिस्टम, और बायोमास का एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो अब इन्वर्टेड अगर कह रहा है तो फिर क्या करोगे? पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी। सी इज एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो एक्वाटिक में अगर बायोमास का पिरामिड है तो कैसा होगा? इन्वर्टेड। इनकरेक्ट पूछा है। एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। सही बात है। और इसीलिए एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, अपराइट। बायोमास डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। अरे तो जब एक लाइन लिखी है तो इन जनरल ही तो सोचोगे ना, ज्यादातर पिरामिड कैसे होते हैं? तो बायोमास डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ, सही बात है ये। एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ, गलत। एनर्जी कभी इंक्रीज नहीं हो सकती, और इसीलिए एनर्जी का पिरामिड कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, सही बात है। इसीलिए नंबर बायोमास के जो इन्वर्टेड है जनरली अपराइट होते हैं, कभी कभी इन्वर्टेड एक्सेप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? pyramid of biomass in C generally inverted, pyramid of biomass in C generally upright, pyramid of energy is always upright, pyramid of number in a grassland ecosystem is upright। सही बात है ना, तो गलत कौन सा है? सेकंड। इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी, आर रिप्रेजेंट, आर इज अ रेस्पिरेटरी लॉस। The amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plant during photosynthesis called, दिस इज प्राइमरी प्रोडक्शन या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और उसमें भी अगर पूछे तो ग्रॉस, दिस इज जीपीपी। Decomposition is a process in which the detritus is degraded into simple substances by microbe. Decomposition is faster if detritus is rich in lignin and chitin। गलत बात है ना ये, स्लोअर हो जाएगा। और फास्ट कब होगा? जब शुगर हो, नाइट्रोजन हो, है ना, तब फास्ट हो जाएगा। If 8 Drosophila in laboratory population of 80 died during a week, the death rate in a population is, हाँ, डेथ रेट कितना हो जाएगा? डेथ रेट इज इक्वल टू चेंज ओवर ओरिजिनल, चेंज ओवर ओरिजिनल। चेंज कितना हुआ? 8 का। ओरिजिनल कितना है? 80। तो ये हो जाएगा 0.1 इंडिविजुअल पर ड्रोसोफिला पर वीक। दिस इज 0.1। Detritivores break down detritus into smaller particles. This process is called fragmentation. This is fragmentation. Identify the correct statement. Detritivores perform fragmentation. सही बात है। The humus is further degraded by some microbe during mineralization. सही बात है क्या ये? सही बात है ये। ह्यूमस पार्शियली डिकम्पोज्ड है तो उसको फर्दर डिग्रेड किया जाता है, और तभी तो मिनरल निकलेंगे वहां से। Water soluble inorganic nutrient go down into the soil and get precipitated by process called leaching. The detritus food chain begins with living organism. Detritus food chain start with the dead organism. जैसी किसी भी इकोसिस्टम में किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, एक नया डीएफसी स्टार्ट हो जाएगा। Earthworm break down detritus into smaller particle by process called catabolism. क्या है ये? फ्रेगमेंटेशन। तो करेक्ट है ए बी सी, ए बी सी ओनली, फोर्थ ऑप्शन।
इन द इक्वेशन दिस आर, फिर वही सवाल पूछा कि आर क्या बता रहा है, रेस्पिरेटरी लॉस, और ये आर क्या बता रहा है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। या आप पढ़ते हैं ग्रोथ इक्वेशन में डी एन ओवर डी टी इक्वल टू आर एन, है ना। तो ये जो आर होता है ये बताता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। If an ecosystem, if the NPP of first trophic level is 100x kilocalorie per meter square per year, what would be the GPP of the third trophic level of the same ecosystem? इतना टाइम लोगे? 100x याद करके आए क्या पीच? कितना होगा? किस लेवल पे दिया है? फर्स्ट पे दिया है कि नहीं दिया है? कितना दिया है? 100। और पूछा किस पे? थर्ड पे। तो फर्स्ट पे अगर 100 है तो सेकंड पे कितना होगा? 10। तो थर्ड पे कितना होगा? 1। तो अगर 100x तो कितना हो जाएगा? x। बोलो। लेकिन ये नहीं जवाब है। समस्या इसमें ये कि एनपीपी दे रखा और जीपीपी पूछ रखा है। अगर एनपीपी दिया होता एनपीपी पूछता तो लगा लेते, जीपीपी दिया होता जीपीपी पूछता तब भी यही लगा लेते 10% लॉ। लेकिन यहां पर समस्या है कि सवाल में एनपीपी दिया है और जीपीपी पूछ रहा है। तो ऐसे करेंगे इसको, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आपको 100x एनर्जी दे रखी है और ये जो एनर्जी दे रखी है दिस इज एनपीपी, और हम जानते हैं एनपीपी इज द अवेलेबल बायोमास। एनपीपी किस लेवल पे है? प्रोड्यूसर के लेवल पे। एंड एनपीपी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंज्यूमर। मतलब अगले लेवल पे यही अवेलेबल हो गया, मतलब सेकंड लेवल पे जो 100x से यही अवेलेबल हो गया, मतलब ये हो गया अगले लेवल का जीपीपी। अब यहां से जब थर्ड लेवल पे जाएंगे तो अब 10% लॉ लगा लो, तो 10% लॉ लगाओ कितना आ जाएगा? 10x। ये जीपीपी हो जाएगा किस लेवल पे? थर्ड लेवल। यानी पहले ट्रॉफिक लेवल का जो एनपीपी है वही अगले लेवल का क्या होगा? जीपीपी होगा। तो आंसर आएगा 10x। पहला ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया सवाल था और तुम्हारा भी ऑप्शन यहाँ दिया ही हुआ है। कौन सा? x। सीधे 10% और ज्यादातर नहीं किया भी था, तो बहुत अच्छा सवाल था ये। चलो यहाँ पर कह रहे हैं कि कंसिडर द पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड इफ T4 इज इक्विवेलेंट, T4 की एनर्जी दे रखी कितना? 1000। तो पूछा वैल्यू एट T1 बताओ। हाँ कितना हो गया? कितना? 10 लाख हो जाएगा। जोड़ी घटा नहीं पा रहे हो। यहाँ पर 100 हो जाएगा। 10% लगा दें। अरे बैले कहीं के, उल्टा चलना है ना आपकी बार। अब की 10% बढ़ाएंगे, और तो जब हम इधर से चलते तो एक जीरो कम करते चलते हैं, इधर चलेंगे एक जीरो बढ़ा दे, तो यहाँ कितना हो गया? 10,000। यहाँ कितना हो गया? 1 लाख। और यहाँ कितना हो गया? 10 लाख। बोलने में शर्म आती। और सनलाइट कितनी हो जाएगी ऊर्जा? ये 10 की पावर कितना है? 6 है, तो सनलाइट कितनी होगी? 10 to the power 7 की 8 होगी, क्योंकि सनलाइट से ऊर्जा कितनी ट्रांसफर होती है? 1%। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तुम लोग के भी ऑप्शन दे रखे हैं उधर इंटू 4 करके कि हाँ चौथा पूछा है तो सीधे 4 कर दे, कुछ लोग दिमाग लगाते होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड? कितनी लिमिटेशन है? हाँ 4 लिमिटेशन है इकोलॉजिकल पिरामिड। एक बार वीडियो देख के आया करो, 20-25 मिनट की तो रहती है और उसमें सब कुछ तो हम बता देते हैं। उसी में से पूरा नीट का पेपर भी आएगा, 90 सवाल उसी में से आएंगे 25 मिनट में से। और लिख के तो दे रहे हैं, और कैसे दे रहे हैं? पूरा लिख के तो पढ़ाते हैं। Saprophyta are not given any place in ecological pyramid. सही बात है ना? It assumes a simple food chain that almost never exists in nature. It accommodate a food web. गलत बात। It does not accommodate a food web. क्या नेचर में फूड वेब एग्जिस्ट करती है? लेकिन उससे हम पिरामिड नहीं बना सकते। क्या नेचर में फूड चेन पाई जाती है? नहीं, लेकिन उससे हम पिरामिड बनाते हैं। It does not take into account the same species belonging to two or more trophic level.
सही बात है, अगर एक ही जाति दो अलग अलग लेवल पे है तो हम उसको पिरामिड में दिखा नहीं सकते। जैसे स्पैरो अगर सीड खा रही तो नहीं, किस लेवल पे? सेकंड ट्रॉफिक लेवल। और अगर इंसेक्ट को खाए तो थर्ड। अब उसको पिरामिड में हम नहीं दिखा सकते। टर्सरी कंज्यूमर लैंड, सेकेंडरी कंज्यूमर उल्फ, प्राइमरी कंज्यूमर एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर। What is incorrect about ecosystem? It can vary from a small size pond to large size sea. It may be anthropogenic in origin. Anthropogenic मतलब man made, तो man made ecosystem, crop field, aquarium, botanical gardens, zoological park, these are man made ecosystems. It may be temporary or permanent. सही मान लो नहीं पता तो अगला पढ़ ले। इट इन्वॉल्व द फंक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी बट नॉट रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। गलत बात है, किसी भी इकोसिस्टम में चार कंपोनेंट तो होंगे ही ना। पहला प्रोडक्टिविटी, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये गलत, यानी ये सही है। हाईएस्ट एनुअल एनपीपी इज ऑब्जर्व इन, अभी बताया है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, ट्रॉपिकल स्ट्रेटिफिकेशन, सबसे ज्यादा जातियां, ट्रॉपिकल सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वही जवाब देना है आपको, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नीट 24 का सवाल है ये। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज नॉट रिलेटेड टू केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस। गलत बात, डिकम्पोजिशन का रेट दो फैक्टर प्रभावित करते हैं। वन इज द केमिकल कंपोजिशन एंड टू इज द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। और फोटोसिंथेसिस के रेट को चार फैक्टर, पहला लाइट, दूसरा CO2, तीसरा टेम्परेचर और चौथा वाटर। मेजर लिमिटिंग फैक्टर CO2। एंजाइम को अफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर हैं? हाँ, चार। पहला टेम्परेचर, दूसरा pH, तीसरा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, चौथा हाँ इनहिबिटर। In a particular climatic condition, decomposition rate is faster if detritus is rich in lignin and chitin. ये भी गलत है, क्योंकि अगर लिग्निन और काइटिन ज्यादा हो तो डिकम्पोजिशन का रेट स्लो हो जाएगा। हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया? रामदेव मिश्रा। नीट 25 का सवाल है, चार सवाल आए थे इस चैप्टर से। रामदेव मिश्रा। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी। The rate of production of organic matter during photosynthesis in an ecosystem is called NPP. गलत बात है, क्या कहते हैं? GPP। हाँ, ये हाँ अवेलेबल कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये बचा हुआ है रेस्पिरेशन के बाद। प्लांट ने जो बनाया वो, और जो बचाया वो, और जो खिलाया वो। अच्छा, वो आर हो गया। वो भी एनपीपी ही है, वही तो बकरी को खिलाएगा, आओ बेटा खा लो, है ना। और जो खुद खाया वो क्या है? आर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम? चलो यूनिट बताओ। अरे पहले पूछने तो दो। वेट के टर्म में ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और एनर्जी के फॉर्म में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। जब प्रोडक्टिविटी कहेगा तो आप पर ईयर लगा दोगे, और प्रोडक्शन कहेगा तो नहीं लगाओगे, तो कौन सा हो जाएगा? इतना, फिर वही ईयर बता रहे हैं तुरंत। फोर्थ हो गया। पहला क्या है? प्रोडक्शन। दूसरा क्या है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की यूनिट वेट वाली ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और एनर्जी वाली किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ सन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। सही बात है। इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकंड लॉ। गलत बात है ना, इकोसिस्टम थर्मोडायनेमिक्स के दोनों लॉस को फॉलो करता है। चलो, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इन रेस्पिरेशन। सही बात है ना। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस इज द एनपीपी। एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। pyramid of energy is always upright and can never be inverted.
When energy flows from a particular trophic level to the next trophic level, some energy is always lost as heat at each step. कितनी एनर्जी? मान 90%। ये सम लिखा है ना, 90% है ये सम। और क्या एक्सप्लेन कर रहा है? यस, एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही, तो कभी एनर्जी ऊपर वाले लेवल पे बढ़ नहीं सकती और इसलिए पिरामिड उल्टा नहीं बन सकता। कुछ जान पा रहे हो? पिरामिड उल्टा तभी बनेगा ना, ऐसे बनाया हमने। ये कौन सा लेवल? हाँ, T3, ये T1, T2 और ये T1। तो यहां से यहां जाने पे अगर बार बड़ी हो रही मतलब एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए एनर्जी का पिरामिड इन्वर्टेड नहीं हो सकता। द एनुअल एनपीपी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली 170 मिलियन टन। क्या गलत है? बिलियन टन। कल एक सवाल पूछा भी था ना, कौन था? फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म, और मैंने कुछ लगा दिया ना, बोला लेकिन सही मैंने, बिलियन ही बोल रहे थे लेकिन मिलियन पे लगा दिया ना। तो ये तो होता है बिलियन होता है ना ये। ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्युपाइंग अबाउट 70% ऑफ सरफेस, द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन आर ओनली 55 मिलियन टन। ये भी बिलियन ही होगा ना, दोनों बिलियन में होंगे, डेटा दोनों गलत है। द अर्थवर्म आर रेफर टू एज फार्मर्स फ्रेंड। Earthworm help in breakdown of complex organic matter as well as loosening in the soil. Explain कर रहा है? Yes. The three step in the process of decomposition operate on the detritus simultaneously. Humification and mineralization occur during decomposition in the soil. Explain. नहीं कर रहा, दोनों अलग अलग बातें हैं। Humus serves as reservoir of nutrient. Humus is colloidal in nature. Explain. कर रहा है, यही लाइन ही लिखी है कि ह्यूमस सर्व एज रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट बिकॉज इट इज कोलोइडल इन नेचर, एंड वैसे एनसीईआरटी लाइन बीइंग कोलोइडल इन नेचर ह्यूमस सर्व एज रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। anaerobiosis inhibit decomposition resulting in build up of organic material. बोलो। anaerobic condition inhibit करता है ना। decomposition is largely an oxygen requiring process. explain कर रहा है। हाँ, तो क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, क्या दिक्कत? All animals are dependent for their food on producers either directly or indirectly. All animals are called consumer or heterotroph. अच्छा, कुछ गोबर कहीं के। एक्सप्लेन कर रहा है। सभी एनिमल इसीलिए डिपेंड करते क्योंकि सभी क्या है? हेटरोट्रॉफ। इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ? नॉट एग्जेम्प्ट। ecosystem need a constant supply of energy to synthesize the molecule they require, to counteract the universal tendency towards decreasing disorderliness, increasing disorderliness। ये वो एंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। तुम लोग का है टेंशन में हो इतना, अरबों खरबों साल लगेंगे उसमें, तुम अभी से मरे जा रहे हो। No energy that is trapped into an organism remain in it forever. सही बात है ना? The energy trapped by the producer is either passed to on to a consumer or the organism dies. Explain. कर रहा है ना? इसीलिए नहीं रहेगी क्योंकि या तो वो ट्रांसफर होगी या फिर ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, और डेथ होगी तो डीएफसी स्टार्ट हो जाएगी। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट फॉर, ये तो वही सवाल आ गया क्या? नहीं नहीं, all organisms are dependent for their food on producer either directly or indirectly. Plant and chemosynthetic bacteria fix sun's radiant energy to make food from simple inorganic material. क्या गलती है? हाँ, कीमोसिंथेटिक में क्या गलती है? ये ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं, तो क्या गलती है? हाँ, ये सन की एनर्जी का यूज नहीं करते हैं, मैंने बताया भी होगा। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इस धरती के अकेले जीव हैं जो सनलाइट पर किसी भी तरीके से निर्भर नहीं है। मतलब सनलाइट अगर नहीं है
तब भी वही धरती पर अकेले जिंदा बचेंगे। ना कोई प्लांट बचेगा, ना कोई एनिमल, लेकिन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बचेंगे। और पानी ना हो तो तब कोई नहीं बचेगा। ऑक्सीजन ना हो तो एनारोबिक बच जाएंगे। सनलाइट ना हो तो कीमोसिंथेटिक बच जाएगी। लेकिन पानी ना हो तो तभी कहते हैं जल ही जीवन है। कभी सुना सूर्य ही जीवन है? नहीं, क्योंकि तब कुछ ना कुछ जीवन। No generalization we make will be true if we take only a few individual at any trophic level into account. सही बात है ना? Any calculation of energy content, biomass or number has to include all organism at that trophic level. सही बात है। कुछ लोग जान ही नहीं पाएंगे क्या चल रहा है ये। पता है क्या चल रहा है ये? तो बताओ, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा, समझ पाए कि नहीं समझ पाए तुम लोग? नहीं समझ पाए? जैसे एक पिरामिड हमने बनाया, और एक पिरामिड एक ट्रॉफिक लेवल की जानकारी देता है। अब मान लो कि एक तालाब है। बोलो। तालाब के अंदर प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर में वहां पर घास भी है, फाइटोप्लैंक्टन भी है ना? और हमने क्या किया कि हमने केवल ग्रास को कंसीडर किया और पिरामिड बना दिया। तो उस केस में हमने फाइटोप्लैंक्टन को छोड़ दिया, तो फिर जो पिरामिड हमने बनाया है ये गलत आएगा। तो कह रहे हैं कि नो जनरलाइजेशन वी मेक विल बी ट्रू। कह रहे कोई भी वो नियम सही नहीं होगा इफ वी टेक ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल एट एनी ट्रॉफिक लेवल इनटू अकाउंट। अगर हम उस ट्रॉफिक लेवल को कुछ जीवों को शामिल करते हैं और कुछ को छोड़ देते हैं, तो फिर वो गलत आएगा पिरामिड। फिर रीजन इसका कह रहा है कि एनी कैलकुलेशन, कि कोई भी जब हम गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कोई भी पिरामिड बनाएंगे of energy content, biomass or numbers has to include all organism at that trophic level। तो उस ट्रॉफिक लेवल में जितने जीव सबको इंक्लूड करेंगे। तो अब बताओ, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। कुछ को लेंगे तो हमारा नियम सही नहीं आएगा, हमें सारे जीव इंक्लूड करने हैं। एनएलपी। चलो, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, सेकंड। और फर्स्ट, फर्स्ट काउ, फर्स्ट काउ हो जाएगी। फाइटो प्लैंक्टन। सेकंड, सेकंड काउ होगी। सेकंड उल्फ होगा। अच्छा, और उल्फ को गाय खा लेगी? ऐसे बैले हो तुम लोग। अरे फाइटो प्लैंक्टन फर्स्ट लेवल पे आएगा, ये फर्स्ट आएगी, काउ हो जाएगी सेकंड, उल्फ हो जाएगा थर्ड, और लैन हो जाएगा फोर्थ। लोग कैसा समाज बनाओगे बे? In relation to GPP and NPP of an ecosystem, which one of the following statement is correct? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन एनपीपी। गलत बात है, क्योंकि हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी, तो निश्चित रूप से आर कुछ ना कुछ होगा, यानी एनपीपी की वैल्यू जीपीपी से हमेशा कम आएगी। दूसरा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस इज द एनपीपी, ये सही हो जाएगा, बाकी गड़बड़ ही आएंगे। नॉट करेक्ट पूछा है। पिरामिड ऑफ नंबर इन सी जनरली अपराइट, सही है। हाँ, अरे नंबर कह रहा तो सही होगा ना। और अगर ये कहते पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली अपराइट, तब गलत हो जाता। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। गलत बात है, ग्रासलैंड में इन्वर्टेड होता है। हाँ? लोग बताओ कितने प्लांट? हाँ, हाँ, एक्चुअल नंबर बताओ मुझे। 58,42,000, 58,42,000, 6 मिलियन, 7,08,000, 3,54,000, और ये 3। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, नंबर है, और इन्वर्टेड है। कैसा है? तो गलत हो गया ना बेटा। इन द इक्वेशन दिस जी रिप्रेजेंट,
कौन सा है ना, ग्रास एक और ग्रॉस भी दिया हुआ है। The amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plant during photosynthesis called जीपीपी। अब जीपीपी दिया नहीं तो क्या करोगे, प्राइमरी प्रोडक्शन। Decomposition is a process in which the detritus is degraded into simple substances by microbe। सही बात है क्या ये? Decomposition is faster if the detritus rich in lignin and chitin। गलत बात हो गई, वही सवाल है, फिर से छोड़ दो इसको। Fungal and bacterial enzyme degrade detritus into simple substances। This process called कैटाबोलिज्म। चलो करेक्ट पूछा है। डिट्राइट्योर परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब ड्यूरिंग ह्यूमिफिकेशन। कुछ को तो लग रहा वही सवाल है, कुछ तो सोच रहे एबीसी आएगा, बैठो आराम से। बैले कहीं के, गलत बात है ना ये। क्या गलत है? मिनरलाइजेशन। वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू, यहाँ पे क्या होगा, इनऑर्गेनिक। ये गलत हो गया। The detritus food chain begins with dead organism। Earthworm break down detritus into smaller particle। सही बात है ना ये, तो क्या सही मिला इस बार? ए डी ई, ए डी ई थर्ड ऑप्शन। फिर वही सवाल आर पूछे हैं, उनके पास सवाल भी नहीं है। चलो एग्जाम्पलर पे आते हैं। डिकम्पोजर लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफ, यानी 2 and 3। The process of mineralization by microorganisms help in the release of inorganic nutrient from the humus। एक बोथ करके भी दिया है। प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ, प्रोडक्टिविटी कह रहा है, तो प्रोडक्टिविटी कह रहा है तो क्या करोगे, पर ईयर लगाओ, यानी कौन सा ऑप्शन, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर एंड किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। 2 और 4 हो जाएगा, 2 and 4। An inverted pyramid of biomass can be found in which ecosystem? हाँ, एक्वेटिक इकोसिस्टम। कोई दिखाई दे रहा है एक्वेटिक? मरीन इकोसिस्टम हो जाएगा, सी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर? कौन सा प्रोड्यूसर नहीं है? इतना टाइम लोगे। अगेरिकस क्या है? फंजाई, और फंजाई जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ। सारे फंजाई हेट्रोट्रॉफ। कोई नॉस्टॉक बता रहा है, हम अभी आके सिर फोड़ेंगे। नॉस्टॉक क्या है? साइनोबैक्टीरिया और वॉलवॉक्स एल्गी है, और स्पाइरोगायरा एल्गी है, वो भी है ना, तो ये तो सब ऑटोट्रॉफ होते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म ऑफ एनपीपी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कितनी बार वही चीज बताया तुम लोगों को। और इनमें सबसे कम डेजर्ट की प्रोडक्टिविटी सबसे कम। डेजर्ट से भी कम किसकी? हाँ, किसकी? तुम लोगों की। क्यों? क्यों नहीं जानते? गुफा। पिरामिड ऑफ नंबर इज either upright or inverted। Approximately how much of the solar energy that falls on the leaves of a plant is converted to chemical energy? हाँ, नहीं नहीं, 2 से 10 तो पार का है। ये सन की एनर्जी बात कर, तो 1 से 5%। अगर पार का पूछता तो 2 से 10 हो जाता, तो 1 से 5। कोई ऑप्शन है क्या? तो यही करोगे, फिर मजबूरी है। और तभी तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं वो एनर्जी के पिरामिड में, तो 1% लेते हैं। Among the following, where do you think the process of decomposition would be the fastest? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फिर इसका जवाब वही। क्यों? हाँ, क्योंकि डिकम्पोजिशन का रेट ज्यादा होता है वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट में। और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज्यादा है और बारिश भी खूब होती। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हाउ मच ऑफ द
NPP of a terrestrial ecosystem is eaten and digested by herbivore? मार्क खाओगे अभी तुम? 10% की 90%? 10% होगा ना? लो 90 ऑप्शन भी दे रखा है। अरे 90% तो लॉस हो जाएगी ना। खाएगा कितना? 10%। If the carbon atom fixed by producer already pass through three species, the trophic level of the last species would be? अरे यार तुम लोग, फोर्थ हो जाएगा। करें कार्बन एटम फिक्स बाय प्रोड्यूसर, इसका क्या मतलब है? अबे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कार्बन को तो फिक्स करते हैं, किसमें? ग्लूकोज में। तो कह रहे कार्बन एटम फिक्स बाय प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर ने फिक्स किया इसको, मतलब प्राइमरी लेवल। और कह रहे हैं ऑलरेडी हैव पास थ्रू थ्री स्पीसीज, तो तीन और पास कर दो इसको, दो और तीन, तो हम लोग किस लेवल पे आ गए? चौथे लेवल पे आ गए, क्वाटरनरी। तो क्वाटरनरी को क्या कहते हैं? टर्सरी कंज्यूमर, क्योंकि ये तो प्रोड्यूसर हो गए और ये तीनों क्या हो गए? कंज्यूमर। ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। ये आप कहेंगे क्वाटरनरी लेवल या फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। चलो, ए और बी की वैल्यू बतानी है। ए कितना है? ए कितना है? 21। और बी कितना है? 4। याद ही करना पड़ेगा। और कोई रास्ता है क्या? द पिरामिड ऑफ नंबर फाइंड आउट द करेक्ट पॉसिबिलिटीज। करिए, एक पिरामिड दे रखा और इसमें आपको करेक्ट पॉसिबिलिटी बतानी, ठीक है? ये सब समझ पा रहे हो जो उधर लिखा है? प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। चलो पॉसिबिलिटी निकालते हैं। करें लेवल पीसी इज रैट्स एंड लेवल एससी इज कैट्स। पीसी करें रैट है और एससी कैट है, हो सकता है क्या? हाँ। और ये वन क्या है? जो चूहे हैं, ये एक क्या चीज है? चूहे पेड़ के ऊपर रह रहे हैं। ये एक तो पेड़ ही है ना यहाँ पर, तो एक पेड़ पे 500 चूहे और उस पेड़ पे 50 बिल्लियां रह रही। नहीं हो सकता, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेवल पीसी इज पीपल, कह रहे पीसी पीपल हो सकता है? नहीं, पीपल प्लांट और प्लांट केवल पीपी हो सकता है। पीपी मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो गलत हो गया। और फिर कह रहे कि ऐसी सीप मतलब भेड़ उसके ऊपर रह रही है। लेवल पीपी इज फाइटोप्लैंक्टन, हो सकता है ना? पीपी इज फाइटोप्लैंक्टन एंड इन सी एंड लेवल टीसी इज व्हेल। हाँ, एक फाइटोप्लैंक्टन है और उसपे 10 व्हेल जिंदा है उसके ऊपर। वाह भाई, कमाल करते हो, क्या बात है एकदम तुम लोग। लेवल पीसी इज इंसेक्ट एंड एससी इज स्मॉल इंसेक्टिवस बर्ड। तो पीसी इज इंसेक्ट, ये इंसेक्ट और करिए छोटी चिड़िया है, ये बड़ी चिड़िया है। और कीड़े कहाँ रह रहे हैं? पेड़ के ऊपर। तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी सही, नंबर 4। तुम लोग हिसाब तो सारा ही सही है ना? ये वैसे कराया था पहले भी ना। अगर एन नॉट टाइम पे देखें तो एन नॉट पे किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है? ए की बी की? और एन टी टाइम पे बी की, मतलब ए की पॉपुलेशन कम हो गई और बी की पॉपुलेशन बढ़ गई। तो क्या पता चला? फोर्थ हो जाएगा, पॉपुलेशन बी कंपीटेड मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन पॉपुलेशन ए। अच्छा, ये भी अभी बाकी। Count the number of insect feeding on a big tree. Now add an estimate of the number of small bird depending on the insect as also the number of larger bird eating the smaller bird. What would be the shape of pyramid? पहला ही आ जाएगा ना ये। कौन सा बोलते हैं इसको? स्पिंडल शेप। तो यहाँ पर हो जाएगा ए। ए कहाँ दिया है? थर्ड ऑप्शन। ए देख के पहला गोला भर दो, है ना? ठीक है, तो ये हो गया आपका इकोसिस्टम। कुछ रिवाइज करना है क्या तुम लोगों को? हाँ। हम्म।
कौन सा टॉपिक रिवाइज करा दें? हाँ, नहीं करना तो रहने देते हैं। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं ज्यादा। सर्दी जुकाम हो गया। कॉमन कोल्ड। हम्म। बताओ। कुछ रिवाइज करना है तुम लोगों को? क्या रिवाइज करना चाह रहे हो? हाँ, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स तो याद हो ही गया होगा अब तो। हाँ। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा। इसमें तो गिने चुने पॉइंट हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज बाई, टीएमवी का शेप, रॉड शेप, प्रोटीनेसियस इन्फेक्शियस एजेंट, प्रियॉन्स, माइक्रोब के कितने यूज बताए गए? 6 पहला, हाउस होल्ड दूसरा, इंडस्ट्रियल तीसरा। ले ढेर हो गए। देखो इनको तो हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चौथा, बायोगैस प्रोडक्शन नंबर 5, बायो कंट्रोल एजेंट और नंबर 6 बायो फर्टिलाइजर। तो हाउस होल्ड में दूध से दही का कन्वर्जन, लैक्टोबैसिलस या लैब, कौन सा विटामिन? विटामिन B12। और प्रोटीन टोटली डाइजेस्ट की पार्शियली? पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएगा। जो डो यूज करते हैं इडली डोसा बनाने के लिए, वो बैक्टीरिया। ब्रेड बनाने वाला ईस्ट कौन? सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी। और कोई जानते हो क्या? कौन सा? मोनास्कस परप्यूरियस। हाँ हाँ, अभी उस पे आएंगे। अभी यहीं आते हैं वापस हाउस होल्ड में। तौड़ी कहाँ पर यूज करते हैं? सदर्न इंडिया में। किससे बनाते हैं उसको? पाम सैप से बनाया जाता है। रॉक्यूफोर्ड चीज, प्रोपियोनी, बैक्टीरियम शर्मेनाई और दूसरा स्विस चीज। क्या उल्टा बता दिए क्या तुम लोग? स्विस चीज, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई और रॉक्यूफोर्ड चीज फंगस। वो फंगस कौन है? पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टाई, लेकिन वो अब सिलेबस में नहीं है ना। दूसरा हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में अगर हम बड़े लेवल पे बेवरेजेस बनाना चाहते हैं तो क्या यूज करते हैं? फर्मेंटर। विदाउट डिस्टिलेशन वाइन एंड बियर, एंड विद डिस्टिलेशन विस्की ब्रांडी एंड रम। टाइप ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक कितने फैक्टर पर डिपेंड करती है? दो, पहला रॉ मटेरियल और दूसरा टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। पहली एंटीबायोटिक कौन थी? पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किस पे काम कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकाई। पेनिसिलिन का इफेक्टिवनेस किसने पता लगाया? शेन एंड फ्लोरे ने। और पहली बार इसका यूज किया गया अमेरिकन सोल्जर के लिए ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इस काम के लिए नोबेल प्राइज मिला कितने लोगों को? 3 लोगों को। 1945 को मिला था। किसको? फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे। कब? 1945। वाटसन और क्रिक को 1962 में। और 1961 का मेल्विन कैल्विन को किस काम के लिए? C3 साइकिल। कैल्विन साइकिल के लिए मिला था ना उनको। ठीक है, अब आते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आता ही आता है यहां से। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में है स्टैटिन। किससे मिलता है? मोनास्कस परप्यूरिस। क्या काम है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। कैसे काम करता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और कौन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है? मेलोनेट। किसका? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहाँ यूज होता है? क्रेब्स साइकिल। सक्सिनिक एसिड से क्या बनता है? हाँ, ऑक्जेलो। सक्सिनिक से फ्यूमेरिक ना। सक्सिनिक से फ्यूमेरिक, और फ्यूमेरिक से और मैलिक से ऑक्जेलोस्टिक एसिड से
अबे सिट्रिक एसिड साइकिल है ना, तो चलते रहो साइकिल में। सिट्रिक से, आइसोसिट्रिक से, अल्फा कीटो से, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से, सक्सिनिक एसिड से। कौन सा एंजाइम? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मेलोनेट सबस्ट्रेट इज द सक्सिनिक एसिड, प्रोडक्ट इज द फ्यूमेरिक एसिड। समझे? HMG-CR का प्रोडक्ट क्या है? कोलेस्ट्रॉल। और उसे एंजाइम को तो इनहिबिट करता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे मिलता है? स्ट्रेप्टोकॉकस क्या यूज है? क्लॉट बस्टर। और साइक्लोस्पोरिन ए किससे मिलता है? क्या यूज है इसका? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। किस काम में यूज करते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब किए जाते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कौन करता है? CMI कौन प्रोवाइड करता है? टी लिम्फोसाइट। इम्यूनिटी कितनी तरह की? दो। पहला इन्नेट, दूसरी इन्नेट। इम्यूनिटी कैसे काम करती है? बैरियर के द्वारा। बैरियर कितने? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फिजिकल में स्किन एंड म्यूकस कोटिंग। फिजियोलॉजिकल में कितने? तीन। कौन सा? एसिड, टीयर, स्लाइवा। सेलुलर में कितने? दो। WBCs एंड मैक्रोफेजेस। WBCs में PMNL, NK सेल एंड मोनोसाइट। NK सेल क्या है? टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। PMNL क्या है? न्यूट्रोफिल, उसी का नाम है ये। चौथा साइटोकाइन बैरियर। एग्जाम्पल इंटरफेरॉन और अल्फा इंटरफेरॉन क्या है? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। किस काम में यूज करते हैं? कैंसर के इलाज में इसका यूज करते हैं। और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फिसिमा के ट्रीटमेंट में। और ह्यूमन अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन रोजी काऊ से मिलता कितना? 2.4 ग्राम पर लीटर। सीवेज ट्रीटमेंट में कितनी स्टेज है? पहला, दूसरा। प्राइमरी में क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। पहला टैंक प्राइमरी सेटलिंग टैंक, दूसरा, तीसरा, चौथा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान किसने शुरू किया? MOEF इज द MOEF की स्थापना कब हुई? 1984। और इससे पहले क्या बना था? NCEPC। किसके प्रयासों के द्वारा? रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। नॉर्मैन बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। MS स्वामीनाथन, क्रॉप शेड्यूलिंग। MS स्वामीनाथन, क्रॉप कैफेटेरिया, लैब टू लैंड प्रोग्राम। और इंडिया में सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। किसको मिला? MS स्वामीनाथन। दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, दूसरे नंबर पे वो भी मिला इनको। तीसरे नंबर पे पद्म भूषण, वो भी मिला। चौथे नंबर पे पद्मश्री आता है, पता नहीं मिला कि नहीं, लेकिन तीन बड़े मिल ही गए। तो पद्मश्री को कोई गिनता भी नहीं है। तीन बड़े अवार्ड है ना वो, और तीनों इनको मिले थे। बायोगैस प्रोडक्शन की जो टेक्निक को किसने डेवलप की? KVIC एंड IARI। KVIC इज द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। कल आया था क्या ये? और दूसरा IARI इज द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है? न्यू दिल्ली में है ये, है ना। और नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDRI। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, NGO। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ICSI। गिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। वो इधर जायगोट वायगोट सब बताया दे रहा है। जिफ्ट, तो जिफ्ट में ट्रांसफर कहाँ करते हैं?
फैलोपियन ट्यूब में किसका? जायगोट का या एम्ब्रियो का? जायगोट या एम्ब्रियो का। कितने स्टेज तक? 8। और 8 से ज्यादा हो गया तो यूट्रस में क्या कहते हैं? आईयूटी। आईयूटी इज द इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। आरसीएच का फुल फॉर्म बताओ। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब शुरू किया गया? 1951 में एमटीपी एक्ट। 1971 एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट। 2017 रोजी काउ। 1997 पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी। 1990 एली लिली के द्वारा इंसुलिन बनाया गया। 1983 डीएनए की डिस्कवरी। 1869 मेंडल ने कितने साल एक्सपेरिमेंट किया? कब से कब तक? 1856 टू 1863। और अपने नियमों को कब पब्लिश कर दिया? 1865। मेंडल के नियमों की रीडिस्कवरी कब हुई? सन 1900 में। कितने साइंटिस्ट? 3। पहला ह्यूगो डेवरीज, कार्ल कोरेंस, वॉन शेरमॉक। डेवरीज ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? इवनिंग प्रिमरोज। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? हाँ, लैमार्किस म्यूटेशन स्टडी ना। म्यूटेशन के बारे में उन्होंने बताया था ना। हेंकिंग एक्सपेरिमेंट 1890 1891 में। और हेंकिंग ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? इंसेक्ट पे। क्या नाम दिया था इन्होंने? एक्स बॉडी इन्होंने नाम दिया था। लिंकेज टर्म, रिकॉम्बिनेशन, वायरस, बेजरिंग क्रोमैटिन, फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया। ठीक, वापस आ जाते हैं हम लोग।